प्यारे बच्चों, क्लास 12th भूगोल विषय का 4 अगस्त को मंथली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। जेसीईआरटी द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मंथली परीक्षा में आ सकते हैं। चैनल पर यदि पहली बार है और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं। मानव विकास के जो प्रमुख तत्व हैं, स्वास्थ्य, जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर, तीनों है, इसलिए आपका घ हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा है, झारखंड में साक्षरता दर कितनी है। तो झारखंड में जो साक्षरता दर है वो 66.41% है। तीसरा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। तो यहाँ पर आपका सबसे उच्चतम है केरल का। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। स्त्री साक्षरता जो निम्नतम है वो है आपका बिहार। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। तो यहाँ सबसे उच्चतम जो है वो है लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा पाई जाती है। तो ये पाया जाता है आपका केरल में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 15 जुलाई 2004 15वीं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक बताए गए हैं। तो मानव विकास के सूचकांक जो बताए गए हैं, जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय है, तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया है। तो ये किया गया है आपका 1990 ईस्वी में। बच्चों ये फाइनल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कॉपी में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। आगे है, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका दीर्घजीविता, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर, तीनों है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है। मानव विकास का सामाजिक सूचक जो है वो है साक्षरता। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है। तो ये है आपका 0.790। गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है। तो इसकी कुंजी जो है वो है आपका व्यक्तिगत मित्रता, सामाजिक धन की न्यासधारिता, अहिंसा, तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ये आपका किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये। प्रारंभिक काल में विकास को मापने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका आर्थिक विकास। मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो ये प्रथम स्थान पर आपका नॉर्वे है। निम्नलिखित में कौन सी भूमि उपयोग श्रेणी में नहीं है। तो ये जो नहीं है वो है आपका सीमांत भूमि। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल जो है वो है आपका चना। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से लघुतरीय प्रश्न शुरू होता है, मानव विकास को परिभाषित करें। तो मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाए तो वह मानव विकास सूचकांक मापक कहलाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच हो सकता है। सूचकांक 1 से जितना समीप होगा
मानव विकास का स्तर उतना ही अच्छा होगा। भूमि उपयोग को परिभाषित करें तो भूमि उपयोग भूमि के प्रयोग की प्रक्रिया है इसमें जिसमें कृषि का व्यवहारिक उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य से किया जाता है। फसल चक्र क्या है? तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों को इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। मानव विकास के 4 स्तंभों की व्याख्या करें तो मानव विकास के 4 स्तंभों की व्याख्या निम्नलिखित है। पहला है आपका समानता। तो यह स्तंभ इस विचार पर आधारित है कि सभी लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर मिलने चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक वर्ग के आधार पर वंचित ना रहे। दूसरा है स्थिरता। तो स्थिरता का अर्थ है संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे भविष्य की पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सके। यह पर्यावरण की रक्षा, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देता है। तीसरा है उत्पादकता। तो उत्पादकता का अर्थ है लोगों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। तो यह स्तंभ शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाता है। चौथा है सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का तात्पर्य है लोगों को निर्णय लेने की शक्ति देना, जिससे वे अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले स्वयं ले सके। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति शामिल है। लास्ट क्वेश्चन है भारत में विभिन्न फसल ऋतुओं की व्याख्या करें। तो भारत में विभिन्न फसल ऋतुओं को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है जो जलवायु, वर्षा और तापमान के आधार पर निर्धारित होती है। ये ऋतुएं हैं, पहला है खरीफ ऋतु या खरीफ फसल भी बोल सकते हैं। समय अवधि जो है जून से अक्टूबर मानसून के दौरान होता है। बुआई का समय जो है मानसून की शुरुआत मतलब जून जुलाई का है। कटाई का समय जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर। इसकी विशेषता है पहला, यह फसल मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। फिर है अधिक तापमान और नमी में अच्छी उपज देती है। मुख्य खरीफ फसलें हैं धान जो चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, सोयाबीन, गन्ना और मूंगफली। दूसरा है आपका रबी ऋतु, रबी फसल भी बोल सकते हैं। समय अवधि जो है अक्टूबर से मार्च होता है अर्थात सर्दियों में। बुआई का समय जो होता है अक्टूबर और नवंबर में और कटाई का समय जो होता है मार्च और अप्रैल में होता है। इसकी विशेषता पहला है रबी फसलें सर्द मौसम में उगाई जाती है। दूसरा है इन्हें सिंचाई की ज़रूरत होती है क्योंकि यह शुष्क मौसम होता है। मुख्य रबी फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर। फिर है जायद ऋतु या जायद फसल भी बोल सकते हैं। समय अवधि इसका है मार्च से जून अर्थात गर्मियों में। बुआई का समय जो होता है फरवरी और मार्च के बीच। कटाई का समय है सो जून के अंत तक होता है। इसकी विशेषता है आपका पहला, यह खरीफ और रबी के बीच की फसल होती है। दूसरा, इसमें सिंचाई का प्रमुख योगदान होता है क्योंकि वर्षा नहीं होती है। अब प्रमुख जायद फसलें कौन कौन है तो तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, लौकी है, तोरई है, मूंग है। ग्रीष्मकालीन चावल भी है जो कुछ क्षेत्रों में होता है, खास करके पश्चिम बंगाल में ये सब होता है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, फाइनल परीक्षा के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।